नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और आप रमज़ान की खुसूसी नशरियात देख रहे हैं लाहौर रंग पर। और हमारी इस नशरियात में खुसूसी ताउन हमारे साथ पाक रेजिडेंस ने किया है। पाक रेजिडेंस एक ऐसी रियल एस्टेट फर्म है जो लगभग 20 प्रोजेक्ट्स को मार्केट कर रहे हैं और तमाम तर प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड हैं और लोगों के लिए आसानी इस तरह से कि जो ओवरसीज़ हैं या जो पाकिस्तान में रह के ऑन ग्राउंड रियलिटी नहीं देख पाते और उनके साथ धोखा हो जाता है, फरेब होता है और रियल एस्टेट में तो बहुत ज़्यादा होता है, उसमें एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट्स पर आपको हाउसेज दिए जा रहे हैं चूँकि मुल्क में इन्फ्लेशन का दौर है और हालात कुछ डाउन है जो कि इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि जल्द ठीक हो जाएंगे। मगर पाक रेजिडेंस की जानिब से हिस्सा डाला जा रहा है। इंस्टॉलमेंट्स पर आपको हाउसेज दिए जाते हैं। 10 लाख से बुकिंग और महाना सिर्फ 30,000 से आप अपना घर बुक कर सकते हैं। और 50% अगर आप 50% पर आपको कर देंगे, मुझे ये याद है कि 50% अगर आप दे देंगे ना तो घर आपका घर आपका 50% पर कीज आपको मिल जाती हैं। ये एक डिफरेंट चीज़ है और इसके साथ साथ सिर्फ लाहौर में ही नहीं, इनफैक्ट इस्लामाबाद में भी आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें अप्रूव प्रोजेक्ट्स में आपको विलास भी ऑफर किए जा रहे हैं। अपने टॉपिक की तरफ भी चलेंगे। आज का टॉपिक बड़ा अहम है, मगर उससे पहले रोमा आपने बात करनी बड़ी ठीक हो गया। मैं यहाँ पर बात करना चाह रही थी, हमारे ऑब्वियसली पूरी दुनिया में डिसेबिलिटीज जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। जब हम पाकिस्तान में बात करते हैं ना तो यहाँ पर जो हमारे डिसेबल लोग हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ जो बाहर के ममालिक में अनफॉर्चुनेटली उस लेवल की तो नहीं, गो के पहले से ज़्यादा बेहतरी आई है लेकिन उतनी नहीं है हुकूमती सतह पर जितनी होनी चाहिए। सो हमारे यहाँ पर प्राइवेट NGOs हैं, फाउंडेशंस हैं, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में रहते हुए लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अच्छा रिजवान, एक मैंने और चीज़ नोट की कि ज़्यादा दिल से वो लोग काम कर रहे हैं, या जो कुछ फाउंडेशंस को मैंने नोट किया जिनके अपनी फैमिली में या अपनी औलाद में किसी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम था, उन्होंने वहाँ से मोटिवेशन पकड़ी और फिर उसके बाद कोई ना कोई फाउंडेशन उस दर्द को, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और अभी मैं आपकी मुलाकात जिन मेहमान शख्सियत से करवाने लगी हूँ, मॉर्निंग शो भी जब मैं करती हूँ तो वो अक्सर हमारे साथ मुख्तलिफ टॉपिक्स पर आती हैं। लिल्मा खान फाउंडेशन प्रेसिडेंट हैं उसकी, लिल्मा खान हमारे साथ इस वक्त शो का हिस्सा है। बट जिन लोगों को नहीं पता, वैसे तो मोस्ट ऑफ यू आप लोगों को आइडिया होगा ही, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता तो ये फाउंडेशन जो है बेसिकली ये ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए स्पेशली काम कर रही है जो कि डिसेबल है। 5 तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं जिसमें ऑटिस्टिक बच्चे भी हैं, जिसमें डाउन सिंड्रोम के साथ बच्चे भी हैं और भी मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पर डिसेबिलिटीज़ के साथ बच्चे आते हैं। फिर बच्चों को प्रॉपर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, उनको कोशिश की जाती है कि समहाउ उनको हमारे मुआशरे का फाल शहरी जो है वो बनाया जाए, जिसके लिए ये इनिशिएटिव जो है वो लिल्मा खान ने लिया। लिल्मा, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। गुड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। हमारी रमज़ान में अब मुलाकात हो रही है। सो यस, हमारे बहुत से लोग शायद नहीं जानते, जो नहीं जानते उनके लिए मैं आपकी फाउंडेशन के हवाले से बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन कि वो कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ है जिनको आप इस वक्त लेकर उनके साथ उनको चल रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी इंस्पिरेशन, मुझे तो पता है इनकी इंस्पिरेशन शायद इनका बेटा था जो कि ऑटिस्टिक है, लेकिन लोगों को बताएं कि आपकी इंस्पिरेशन क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जी मैं 9 साल से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही हूँ इस फील्ड में और अवेयरनेस पे काम कर रही हूँ। सबसे पहले जो माइलस्टोन होता है वो है डिनाइल, एक्सेप्टेंस। जैसे अल्लाह का हुक्म रब्बी है, आप एक्सेप्ट करते हैं, फिर हम थेरेपिस्ट या हम लोग काम करते हैं। मैं बेसिकली जी 5 डिसेबिलिटीज़ पे काम कर रही हूँ, उसमें ऑटिसिज्म, उसमें MR मेंटल रिटार्डेड और CP जो पैरालाइज होते हैं ब्रेन से, ठीक है। और इसके अलावा HIC यानी हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चियाँ होती हैं जो कॉम्बो के साथ होती हैं। सम टाइम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्लो लर्नर्स भी होते हैं और समटाइम्स नहीं होते। और इसके बाद फिज़िकल डिसेबल बच्चों के लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमारा बेसिकली जो इनिशिएटिव मेरा जो है कि इनको सेल्फ़ हेल्प स्किल सिखाऊं। सेल्फ़ हेल्प स्किल से सदा माँ बाप ने तो रहना नहीं, बाथरूम ट्रेनिंग और खाना पीना और थोड़ा बहुत कटिंग पेस्टिंग। अब मैं इनको ला रही हूँ स्किल बेस्ड ट्रेनिंग पे, जिससे इनके तरफ एग्जिबिशंस करूँगी जो ये प्रोडक्ट्स खुद बनाते हैं। हमारे पास स्पीच थेरेपी हो रही है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो रही है, बिहेवियर थेरेपी हो रही है। मैं खुद भी अप्लाइड बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ और काउंसलर भी हूँ बाय प्रोफेशन। अपने आप को स्टडी किया सारा इसमें, इस फील्ड में इंडल्ज जो है। अपने बेटे के बाद सारा स्टडी जी मेरे की एजुकेशन इसमें? बिल्कुल नहीं, मेरी एजुकेशन MBA मार्केटिंग एंड फाइनेंस थी और आई क्विटेड एवरीथिंग। आई वाज डिज़ाइनिंग क्लोथ्स बट देन आई क्विटेड एवरीथिंग बिकॉज मुझसे पहले तो अल्लाह ने मेरे बच्चों की परवरिश का पूछना है। और एम्पैथी इज़ नॉट द वर्ड फॉर मी। आई एम बेसिकली फ्रॉम नामी बैकग्राउंड। सिंपैथी, एम्पैथी इज़ द वर्ड, सिंपैथी इज़ नॉट द वर्ड। सो जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं ना, देखें, you can either be a crying baby
और यू कैन बी मोटिवेशन फॉर अदर्स। तो वो आपकी motivation यस, वाली मैं चीज़ अब आपको सेलिब्रेट करती हूँ कि बिकॉज ऑफ हिम मैं आज यहाँ बैठी हूँ। मेरी ये जो इतने सारे बच्चे 25-30 बच्चे हैं, इसके अलावा पूरे पंजाब में हमने माशाल्लाह तकरीबन 15,000 प्लस पेशेंट्स देखे हैं। जबरदस्त। तो ये सिर्फ एक बच्चे की वजह से है। अच्छा, ये जो आपने 25 से 30 बच्चों का जिक्र किया, क्या उम्र है इनकी और किस तरह से उनका ये सिलसिला चल रहा है, क्या स्केड्यूल किस तरह से किया आपने? अच्छा, अर्ली प्रिवेंशन हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है। यानी ये जो है मैनेजेबल है, क्योरेबल नहीं है। ठीक है। लेकिन हम लोग थेरेपीज के से मैनेज कर सकते हैं। ये 18 मंथ्स में हमें ऑटिस्टिक सिम्टम्स डिक्लेयर हो जाते हैं। लेबल हम लोग नहीं करते, 12 ईयर्स तक हम नहीं करते। 12 इयर्स तक लेबल ही नहीं लेबलिंग ना अब्रॉड है ना यहाँ, लेबल हम नहीं करते। अच्छा। अल्लाह ताला का हुक्म रब्बी, कुछ भी कोई मौजज़ा हो सकता है, कभी भी वो वर्बल हो अच्छा, ये सकते हैं। कभी हो सकता है कि ये ठीक जी हो जी, जाए ये autistic हाई फंक्शनल वर्बल होते हैं। हाँ। ऐसे ऐसे हाई फंक्शनल हैं कि आप और बस कभी उनको ऐसा वक्त आता है सोशलाइजेशन, कि ये मसला जो है, कंडीशन जो है वो खत्म हो जैसे जाए। मेरे बेटा ही वाज वर्बल और वो अचानक से 10 साल हो गए ही इज़ नॉट वर्बल, लेकिन उसका जो 9 मंथ का ब्रेन, डॉक्टर्स कहते हैं, डॉक्टर्स अल्लाह तो नहीं है ना, माई एफर्ट्स रियली पेड नाउ। उसकी फिजिकल एज माशाल्लाह ग्रोथ 14 ईयर्स की है। उसको सीलियाक डिजीज़ भी है, वो वीट इंटॉलरेंट है। और अल्लाह का शुक्र है उसकी मेंटल हेल्थ तकरीबन 5.5 ईयर्स की है। सारे वो काम कर लेता है। अच्छा, सही है, आप परफेक्ट तो नहीं होता, असिस्टेंस तो चाहिए, लेकिन देयर इज नेवर, मतलब मायूसी गुनाह है। लेकिन देखें, जब आपको पता लगा कि आपका बेटा ऐसा है, मतलब ये प्रॉब्लम है उसके साथ, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कैसे किया? क्योंकि आपने सबसे पहले अपनी गुफ्तगू में बात यहाँ से की है कि एक्सेप्टेंस सबसे पहले, थेरेपिस्ट का रोल बाद में आता है। हमारे यहाँ पर पेरेंट्स जो हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये किया आपने कैसे एक्सेप्ट अच्छा, शुरू में फ्रैंकली स्पीकिंग अच्छा भला बोलता बच्चा एकदम चुप हो जाए, अजीब अजीब बिहेवियर्स करे, इट वाज नॉट इजी। मुझे बिल्कुल ठीक था। शुरू में हाँ, ही मतलब हाई इंटेलिजेंट था। उसकी बैठना उठना, क्रॉलिंग, स्पीच, उसका IQ सारे ख़ानदान के बच्चों से, आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते। माई एल्डर सन इज़ इन कनाडा, वो 19 ईयर्स का, इज़ टोटली नॉर्मल। आप नहीं एक्सपेक्ट, ये बहुत एक अजीब सी चीज़ होती है। मुझे तकरीबन 1 ईयर लगा, लेकिन मैंने एफर्ट करना शुरू कर दी। नज़र, हाँ, मेरे फादर का बहुत रोल है, थोड़ा सा वो फौजी टाइप है, उन्होंने थोड़ी सख्ती की कि मैं नहीं जाऊँगा, इट्स योर थिंग, अल्लाह हैव सिलेक्टेड यू एंड आई डोंट वांट टू बी सिंपैथेटिक विद यू। तो मेरे पास रोती भी नहीं आओगी, शो मी कि व्हाट कैन यू डू। आई हैड रिसोर्सेज, मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाती थी, वहाँ 3 फ्लोर्स पे बच्चे देखती थी जिनके रिसोर्सेज नहीं है, एक ही तरह ट्रीटमेंट्स होते थे। अब हम आउट स्टेशन के बच्चों को माशाल्लाह सैटरडे को फ्री देखते हैं। अच्छा, ठीक है कि बच्चों को टाइम चाहिए, कम से कम असेसमेंट में हमें एक 3 मंथ्स, ये भी स्पीच थेरेपिस्ट है, एटलीस्ट 3 मंथ्स हम उसको असेस करते हैं। फिर उनके इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम्स बनते हैं, फिर हम उनको ग्रुप थेरेपी में लाते हैं, फिर GEPs बनते हैं, फिर उनकी थेरेपी के सेशंस लेकिन होते ये हैं। जो तमाम चीज़ें आपने कहा कि टॉयलेट ट्रेनिंग आपने दिखाई, फिर आपने उनको वो स्किल्स अभी आप सिखा रही हैं और आपने पहले भी बच्चों को सिखाया जो उनको आगे जाके मदद करें, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि वाकई किसी के भी माँ बाप जो हैं वो सदा साथ नहीं रहते। वैसे तो डेथ हैज़ नो कैलेंडर, कोई भी पहले जा सकता है, लेकिन वो जो हम दुनिया के उसूल और दस्तूर के मुताबिक देखें, जो एक पैटर्न सेट है, तो वो ऐसे ही होता है कि जो पेरेंट्स है वो नहीं रहते। लेकिन ये चीज़ों का आपको एहसास कैसे हुआ कि आपको ये चीज़ें सिखानी हैं, ये ज़रूरी हैं? एहसास ऐसे हुआ कि हम सारे माशाल्लाह छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट नहीं करते, हमारे हाथ हैं, पाँव हैं, अक्ल है, फहम है। एहसास ये है कि इसको खुद कफ़ील करें, इस काबिल कम से कम फिज़िकली कर दें कि इनको लाइबिलिटी कोई ना समझे। मेरी हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चियों को कुकिंग सिखा रहे हैं, हम स्टिचिंग सिखा रहे हैं, बटनिंग सिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे हमारे पास, मैं नाम ले सकती हूँ इंडस्ट्रीज़ का, स्टाइलो वाले, मैकडोनल्ड हैं, KFC, दे आर गिविंग जॉब्स टू देम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम्स को प्रमोट करें। सो अगर हम एज अ सोसाइटी एज अ होल एक्सेप्ट नहीं करें, डिफ़िकल्ट होता है। जब माशरे में मैंने पब्लिकली से आइसोलेट नहीं किया, जब हम लेके जाते हैं पब्लिकली, लोग जैसे एकदम अपने बच्चों को डर के पीछे करते हैं, दैट इज़ वेरी हर्टिंग। कभी कभी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये ठीक है, बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है। और यहाँ लोगों के लिए भी मैसेज है कि ये आजमाइश किसी पर भी किसी भी वक्त आ सकती है, तो ये जो बिहेवियर्स होते हैं ये नहीं होने चाहिए। और प्लस इसके लिए बड़ा हौसला चाहिए, हौसला भी चाहिए, और आपको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, हमें भी अपने घर में बच्चों को सिखाना चाहिए कि अगर आपको कभी भी कहीं पे भी कोई ऐसा बच्चा नजर आए जिसके साथ कोई ना कोई फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी हो, तो उसका मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए। ये बहुत, और इसमें हम देखें कि ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और हम अक्सर देखते हैं जो ऐसे सेंसिटिव बच्चे होते हैं या स्पेशल बच्चे होते हैं वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हैं। वही तो वो कहेंगे कि IQ लेवल उनके बेटे एक छोटी सी चीज़ ऐड इन कर दूं, हर बंदे की ABC है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इंसिडेंट, बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंसेज। कोई वजह है जिसकी वजह से रवैया और फिर कॉन्सिक्वेंसेज है। हम समझते हैं डिस्ट्रक्टिव है, नहीं, हमें समझना है कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि उसने आके एकदम नोचा है। हम समझते हैं ये पागल है, ये पागल नहीं है, ये हमसे ज़्यादा इनकी सेंसरी ऑडिटरी माशाल्लाह हमसे बहुत आगे होती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, इसी से रेलेवेंट इनका भी टॉपिक है और इनसे हम बात करेंगे। स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं शहजादी आमिना, आपसे बात करेंगे। पहले तो बताएं कि ये होता क्या है हमारे देखने वालों के लिए। जी, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी बेसिकली हमारी वो फील्ड है, वो डोमेन है जिसमें हम अपने कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स को डील करते हैं। लाइक अगर कोई इंसान है, कोई पेशेंट है, उसके साथ स्ट्रोक हो गया है उसको और उसको ब्रेन हैमरेज हो गया है, तो हम उसको इस तरह से डील करेंगे कि हम उसकी जो स्पीच है जो इम्पेयर्ड हो चुकी है हम उसको डील करेंगे। अच्छा, जिस तरह से अभी लिल्मा भी 5 डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो बता रही हैं, आपके पास जो बच्चे अभी तक आए, क्योंकि आपका भी ऑब्वियसली तजर्बा है, सो वो कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ के साथ थे, फिर आपने उनको कैसे ट्रीट किया, प्रॉब्लम्स क्या थे उनके बोलने में? पहले तो मैंने एडल्ट्स में वर्क किया था। अच्छा, एडल्ट्स में? एडल्ट्स, अच्छा ठीक है। अब मैं वहाँ पे ऑटिस्टिक सेंटर में वर्क कर रही हूँ। ठीक है। तो एडल्ट्स में हमारे पास ये होते हैं केसेस, स्टैमरिंग के मोस्ट कॉमन केसेस होते हैं। स्टैमरिंग के होते हैं, डिस्फेजिया के होते हैं, डिसआर्थरिया के होते हैं, वो इंडोर आउटडोर्स होते हैं। ठीक है। अब ऑटिस्टिक सेंटर में मैं वर्क कर रही हूँ बच्चों के साथ, तो उसमें लैंग्वेज डिले के भी बच्चे आ जाते हैं, इक्वलेरिया के भी आ जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि ऑटिज़म है क्या। बिल्कुल। तो लोग इस तरह पेरेंट्स ये करते हैं कि अगर बच्चा उनका 1 ईयर तक 1 वर्ड नहीं बोल रहा, अमूमन स्पीच 1 वर्ड स्पीच आ जानी चाहिए 1 ईयर तक, अगर वो बच्चा नहीं बोल रहा तो पेरेंट्स कहते हैं कि ठीक है अभी नहीं बोल रहा, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, हम थोड़ा वेट करके वो वेट काम खराब करता है। ये तो मैंने बहुत कॉमन देखा, बच्चा नहीं बोल रहा, वो कहते हैं खुद ही बोल पड़ेगा। तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उसकी एक मैक्सिमम एज जो होती है जब उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है वो जा चुकी होती है। तो तब पेरेंट्स को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि अप्रोप्रिएट एज से पहले उसको। लेकिन मैंने ना आमना ऐसे भी कुछ बच्चे देखे हैं जिनको फिर वो लेट बोलना शुरू करते हैं, लेकिन जब उनको किसी ना किसी थेरेपिस्ट के पास, डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास ले जाया जाता है तो होता क्या है, वो कहते हैं कोई बात नहीं, हो जाएगा, ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, वैसे ही ये डिले है तो खुद ही ठीक हो जाएगा। तो ये क्या बात? उसमें कंसिडर करते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज डिले। ठीक है, वो ऑटिस्टिक केस नहीं होता। वो होता है कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो ट्रिगर कर रहे होते हैं बच्चों को। लाइक क्वालिटी टाइम फ्रॉम पेरेंट्स नहीं उसको मिल रहा होता, गैदरिंग नहीं होती, सोशलाइज नहीं होता बच्चा, तो उसकी बेसिस पे जो है वो यानी 100% बच्चे ठीक हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर तो वो स्पीच एंड लैंग्वेज ऑटिस्टिक नहीं हो सकते, जैसे कि इन्होंने बताया क्योरेबल नहीं है, मैनेजेबल हैं। लेकिन आपने कितने बच्चों को किस किस प्रॉब्लम के साथ ट्रीट किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो वर्बल हुए, ऐसे कोई केसेस हैं? हाँ जी, मेरे पास एक केस है, हाईली फंक्शनल बच्चा है वो, लेकिन उसकी ना स्कूल में बुलिंग बहुत ज़्यादा हुई थी। लाइक ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं वो एक्सप्रेसिव नहीं होते, अपनी नीड्स को, अपनी फंक्शनल कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो सेम इज़ द केस विद हिम, तो इस वजह से वो बहुत ही साइलेंट हो गया था। तो मैंने उसको थेरेपी की है उसकी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो थेरेपी में आप लोग करते क्या है? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उससे कॉन्वर्सेशन करते हैं, उसके साथ किस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं जब हम ये बात कर रहे हैं, तो क्या किस तरह से? एक ये सवाल और फिर इसी में थोड़ा सा ऐड कर लें कि जो बच्चे लेट बोलना शुरू करते हैं, पेरेंट्स थोड़ा सा डर जाते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए उनके साथ कि वो जल्दी बोलना शुरू करें? मैं 2 सवाल हैं। अच्छा, मैं सेकंड का पहले आंसर देना चाहूँगी कि जब बच्चे लेट बोलना स्टार्ट करते हैं तो उनको ये चाहिए कि पेरेंट्स को उनका स्क्रीन टाइम कम कर दें। आजकल हमारी जैसे वर्किंग पेरेंट्स हैं हमारे, तो उनका ये होता है कि फ़ोन दिया बच्चे को और बिठा दिया, तो उनका स्क्रीन टाइम जो है ऑल तो बहुत ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट थिंग यही है कि उनका स्क्रीन टाइम जो है वो कम कर दें। और जी, और फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि बिल्कुल ठीक हो गया। पहला सवाल मेरा ये था कि आप बच्चों को किस तरह से, कोई एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरह से आप उनको ट्रीट कर रहे हैं? हम उनकी एज अप्रोप्रिएट गोल्स डिज़ाइन करते हैं कि इस एज का बच्चा, इसके लिए कौन से गोल्स बेस्ट होंगे, क्योंकि डिले होते हैं वो, तो जिस एज में वो जा रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ आप लोग डिज़ाइन करते हैं। थैंक यू सो मच आमना एंड थैंक यू सो मच लिल्मा खान। शुक्रिया मिस लिल्मा खान, आपने हमें ज्वाइन किया।